तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपके सामने कल की क्लास के नोट्स यानी कि जो L3 लेक्चर था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, उसको मैंने आपके सामने प्लेस किया हुआ है। तो मैंने कहा सारी चीजें आपको बताई थी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। मैंने आपको माइनर्स भी सिखा दिए थे, कोफैक्टर्स भी सिखा दिए थे, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये भी मैंने सिखा दिया था, किसी का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी बातें मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन की थी। और फिर मैंने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर दिया था, सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, काफी सारी बातें हम लोग सीखते चले जा रहे थे। और आज हम लोग इसके आगे सीखने वाले हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज हम लोग ने पूरी कंप्लीट नहीं की थी, तो हम लोग मतलब भर की प्रॉपर्टीज अभी अभी और देखेंगे। तो बच्चों कल की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, लेकिन ऐसे कोई भी बच्चे जो प्रॉपर्टी नंबर 4 को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं उनको लिए एक स्टेटमेंट को क्रॉप कर देता हूं, उससे वो समझ जाएंगे कि सर कल की प्रॉपर्टी में लास्ट में क्या बता रहे थे। तो बच्चों ये कल की प्रॉपर्टी का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप ऐसे देख लो। सभी बच्चे अपनी स्क्रीन पे ध्यान दें, प्रॉपर्टी नंबर 4 चल रही है। सभी बच्चे अपनी स्क्रीन पे ध्यान दें, प्रॉपर्टी नंबर 4 चल रही है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो या कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, ठीक है, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये डिटर्मिनेंट है, तो मैंने डिटर्मिनेंट में बताया था कि आप किसी रो पे अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन है, जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट रो में क्या है, के आपको नजर आ रहा है, दैट मीन्स आपको फर्स्ट रो से आप के कॉमन ले सकते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट बन जाती है। तो बच्चों आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि इसको प्रॉपर्टी की तरह भी याद रखा जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ा काम मैंने नहीं लिखा है। बस ये याद रखना होगा ये मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी है। तो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस को आप मिक्स मत करिएगा, डिटर्मिनेंट के सिंबल अलग है, मैट्रिसेस के सिंबल अलग है। तो प्लीज आप इसको गलती से भी मिक्स मत करिएगा, वरना आपको बहुत ज्यादा तकलीफ भी होगी इसमें। ओके बच्चों, आज की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, अगेन लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है L4। तो बच्चों यहाँ पर हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करना चाहते हैं, वो शेयर करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। उसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 को मैं पूरी तरीके से आपको जस्ट इंडिकेट कर रहा हूँ, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है। इसकी प्रूविंग की कोई वैसे नीड नहीं होती है, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। बाय द वे आप प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो, क्योंकि इसका हम लोग जंप करके क्वेश्चन में यूज करेंगे। अगर आप इस प्रॉपर्टी को बहुत प्रॉपरली देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर आपके पास एक डिटर्मिनेंट गिवन, ध्यान से देखो, आपके पास एक डिटर्मिनेंट गिवन है। उस डिटर्मिनेंट में आपके पास फर्स्ट रो में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। लिखा है a प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि इस डिटर्मिनेंट को आप दो डिटर्मिनेंट्स के सम में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, आप इस डिटर्मिनेंट को यानी इस वाले डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने ब्रेक करके आपको दिखाया है। तो ये कैसे ब्रेक हो रहा है, इसका ब्रेक होने का तरीका ये है कि a1 a2 a3 पहले वाले डिटर्मिनेंट में आया है और बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा दोनों डिटर्मिनेंट में, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ये दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में आ गया है। तो बच्चों आप इस प्रॉपर्टी को पूरी तरह से समझने की कोशिश करिए। मैं प्रॉपर्टी को आपको बताता भी हूं। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। कहने का मतलब ये है कि ये ओवरऑल मिला के एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को लगा करके हम दो डिटर्मिनेंट्स को ब्रेक कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल समझ में ना आए तो बेटा इसका फिर तरीका यही होता है कि आप पहले वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, दूसरे वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, और उनका जब सम आप करेंगे तो वो जो आपके पास गिवन डिटर्मिनेंट है उसके एक्सपेंशन के बराबर ही आएगा। तो आपको इतनी बड़ी मेहनत नहीं करनी है, आप डायरेक्टली क्या करो, डिटर्मिनेंट्स को इस तरह से दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर दो। ये होती है प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, तो आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 5 कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया, आपने अब तक देख लिया होगा। और अगर आप प्रॉपर्टी को लिखना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इतना जरूर लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि सर ने बताया क्या है
ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5, इसे आपको जरूर याद रखना है। ठीक है बच्चों, सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, आप ही को समझ में नहीं आएगा। सर नोट ठीक है, यस बेटा, अभी मैं आपके सामने दोबारा डिस्प्ले कर रहा हूं उसी को, जस्ट वेट। उसके पहले मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दूं। आपको प्रॉपर्टी बल्कि लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉपर्टी लिखने के लिए थोड़ा ना आती है, ये तो बस स्टेटमेंट्स है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए उसी पेज पे हम वापस आते हैं, और प्रॉपर्टी नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे मैंने ये लगा दी। आपको उसे नोट करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही एक साधारण सी बुक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, या आप एनसीईआरटी कोई भी उठा सकते हैं, वहां पे ये सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, बस आपको उसे समझना होता है। तो आप समझने की कोशिश करिए। तो सभी बच्चों के सामने यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आनी चाहिए, जो मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है इन फ्यूचर, इसलिए आप समझ लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहते हो, इनको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लेट से लगाना चाहा कि R1 को रिप्लेस कर दो, मतलब R1 का मतलब होता है पहली रो, तो आप समझते ही होंगे। R1 को रिप्लेस कर सकते हैं R1 प्लस 2R2 से, इस तरह के आप रिप्लेसमेंट लगा सकते हैं। या R1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं R1 प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स R2 से, इस तरह के हम रिप्लेसमेंट लगा सकते हैं। लेकिन बच्चों यहां पर रिप्लेसमेंट लगाते समय आपको एक बात ध्यान देनी होगी, जब आप जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में ये रिप्लेसमेंट लगाएं, लेट से मान लीजिए आप कॉलम में लगा रहे हैं, आपने लिखा कि आप आयत कॉलम में लगा रहे हैं, तो आप आयत कॉलम के साथ के टाइम्स प्लस माइनस के टाइम्स कोई भी जेथ कॉलम आप ऐड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप जिस रो में लगा रहे हैं उस रो के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये आपको ध्यान देना होगा। मतलब R1 में अगर आप लगा रहे हैं तो R1 के साथ 2R1 या 3R2 या 5R3 नहीं, 5R1 नहीं हो सकता। मतलब R1 में लगा रहे हैं तो आपको R1 अनचेंज रखना होगा, कॉलम में लगा रहे हैं तो कॉलम आपको अनचेंज रखना होगा। लेकिन आप जो उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो लैम्डा टाइम्स कोई भी रो हो सकती है अगर आप रो में लगा रहे हैं, या के टाइम्स कोई भी कॉलम हो सकता है अगर आप कॉलम में लगाते हैं। तो बच्चों ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको जस्ट अभी क्वेश्चन की हेल्प से भी बताऊंगा, लेकिन मेरे टारगेट को भी समझने की कोशिश करिए कि ट्रांसफॉर्मेशन दिखेंगे आपको इसी तरह के, लेकिन इनमें आपको एक खास बात खुद ही देख लीजिए, आपको दिखाई दे रही होगी कि अगर हम RI में लगा रहे हैं तो RI में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं किया गया है। RI के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक हम दूसरी रो ऐड कर रहे हैं, तो दूसरी रो को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई करके, 1/3 मल्टीप्लाई करके, 2 माइनस करके हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन RI में आपको कोई चेंज नहीं करना होगा। उसी तरीके से अगर आप कॉलम में लगा रहे हैं तो जिस कॉलम में लगा रहे हैं तो उसके एलिमेंट्स में कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। ये बात आपको ध्यान देनी होगी, और ये आप क्वेश्चन की हेल्प से थोड़ी देर में समझ भी जाएंगे। ये बात आप क्वेश्चन की हेल्प से थोड़ी देर में समझ भी जाएंगे। ठीक है बच्चों, मेरी आवाज सभी को आ रही है? क्या कह रहे बेटा? एग्जाम्पल हो सकता है कोई? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी बहुत सारे, कम से कम 20 क्वेश्चन है, इसकी पूरी एक्सरसाइज है। नोट करना इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, नोट कर लो। अच्छा नोट कर, बस वेट करो। हाँ हाँ एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड रुक जाओ मेरे लाला, अभी देते हैं एग्जाम्पल। इसके कम से कम 50 क्वेश्चन है। 50 मतलब इतने ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, क्या आप कहोगे कि इतनी वैरायटी है? अभी तो शुरुआत किया, ये थ्योरी क्लास है, थ्योरी अगर नहीं बताएंगे तो आप क्वेश्चंस में सही से अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जिनको प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखनी है वो प्रॉपर्टी नंबर 6 पहले आराम से लिखें, और जिनको कोई एक एग्जाम्पल चाहिए तो देखो मैंने आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया है, देखो डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने डिटर्मिनेंट के देखो अंदर क्या लिखा है, मैंने डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा है ABC A+2x B+2y C+2z XYZ। आपको शो करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है।
मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रॉपर्टी बाद में लिखना, प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखे हैं। आप प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे होगी वो समझने की कोशिश करो। जैसे आपको ये क्वेश्चन करना है, तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको उसको एक्सपेंड नहीं करना है। ये नहीं कि आप उसको फर्स्ट रो के अबाउट इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो, कह दो सर हम जीरो आ जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे तो एग्जाम में भी गलत हो जाएगा और हो सकता है आप कर भी ना पाए, आपको टाइम इतना ज्यादा लग जाएगा। तो बेटा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनमें साफ साफ ऊपर लिखा रहता है विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट, ऐसे लिखा रहता है विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट। यानी इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर खूब सारे फैले हुए क्वेश्चंस, उनको आप एक्सपेंड नहीं करेंगे। अगर एक्सपेंड करेंगे तो आपका समय इतना खराब हो जाएगा कि आपको समझ ही में नहीं आएगा कि उसकी वैल्यू क्या आनी है। ये डायरेक्टली हम लोग प्रॉपर्टीज जो अभी पढ़ी है ना पिछले टर्न और आज के टर्न पे, उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं और बस वो 6 प्रॉपर्टीज अभी तक बताई हैं उन्हीं को यूज करके क्वेश्चन हम सुहा कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी 5 का एग्जांपल है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को जल्दी से करने का क्या तरीका होगा? क्या मैंने तरीका बताया था कि अगर आपको इस तरह से सम के फॉर्म में नजर आए तो इस सम को क्या करेंगे, आप ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? ये देखो ए बी सी, फिर क्या है 2x 2y 2z, तो ये लग गया 2x 2y 2z। और आप ध्यान से देखो बच्चों, जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेने पर हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की कौन सी आइडेंटिकल हो जाएंगी? सेकेंड रो और थर्ड रो हमारी आइडेंटिकल हो जाएंगी। और जब रोज आइडेंटिकल हो जाती हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो हो जाएगी। और बच्चों यहाँ पे भी देखो ये रोज आइडेंटिकल है तो इसकी भी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से आपने एक प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन को जल्दी से निपटा दिया। ठीक है, तो बच्चों ये जस्ट मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अभी काफी सारे क्वेश्चंस हैं। दिस इज योर बेसिक एग्जांपल ताकि आप उसको समझ जाएं। ओके बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करने की कोशिश अब करेंगे। तो बच्चों आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं अप्लाई करता हूं और उसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाऊंगा। एकदम दौड़िएगा नहीं वरना आपको समझ में कम आएगा। पहले तो यहाँ तक क्लियर करिए कि आपने ये एग्जाम्पल पूरा अच्छी तरीके से समझ लिया है और इस एग्जाम्पल में प्रॉपर्टी नंबर 6 बता दीजिए एक बार दोबारा से। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है हो सकता है अभी तो मैं आपको शो ही करके लिख के देता हूं। दिस इज x प्लस वाई, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई, 1 1 1। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से लिखा रहता है और लिखा रहता है विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। तो आपने कहा कि सर अगर इसकी वैल्यू हमें 0 चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए, और 0 अगर हमें जल्दी से जल्दी चाहिए तो हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कैसे करते हैं? हमने कहा जो प्रॉपर्टीज बताई हैं उन्हीं को यूज करके हम जल्दी सॉल्व करते हैं। कहोगे सर कैसे सॉल्व करते हैं? थोड़ा सा आप अभी बिगिनिंग में आइडिया दीजिए। हमने कहा देखो बच्चों ये फर्स्ट रो है, इसका नाम होता है R1। ये आपकी सेकेंड रो है, इसका नाम है R2। ठीक है, समझ में आया? अब आप क्या करो, इसमें एक रिप्लेसमेंट लगाओ। रिप्लेसमेंट लगाओ, R1 को रिप्लेस कर दो R1 प्लस R2 से। जरा सभी बच्चे क्या काम करेंगे, R1 को रिप्लेस करेंगे R1 प्लस R2 से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि R1 वाले जो भी एलिमेंट है वो R2 के साथ ऐड हो जाएंगे और ऐड हो करके R1 में आ जाएंगे। यानी यहां आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, y प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। समझ में आया? उसके बाद तुमने ट्रांसफॉर्मेशन पहली रो में लगाया है, बाकी किसी में तो लगाया नहीं है, तो बाकी सारी रो अनचेंज रहेंगी। अब आपको क्या नजर आएगा कि सर पहली रो में x प्लस वाई प्लस जेड पूरी रो में कॉमन है, तो हमने कहा उसको कॉमन लेके बाहर निकाल दो क्योंकि ये तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। कहोगे सर जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर चमत्कार हो जाएगा, यहां बन जाएगा 1 1 1,
यहाँ बन जाएगा आइडेंटिकल वाली y, प्रॉपर्टी। और ये 1 1 1 बन जाएगा। और सर इसका आंसर क्या आ जाएगा? चमत्कार से 0 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 0। तो आंसर आपका आ गया 0। तो बच्चों आपने देखा कि मैंने डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपेंड किए प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया और क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी करके दे दिया। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस को करना होता है। अगर आप भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपसे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। तो बच्चों इस तरह के अभी बिगिनिंग में छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चंस धीरे धीरे टफ मोड में भी कन्वर्ट होते हैं। अभी तो मैंने आपको जस्ट ये क्वेश्चन इसलिए बताया ताकि आप कम से कम प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन देखो कि कैसे मैंने उसका किया। ठीक है, तो आप लोग ने नोट कर लिया इसको? जी सर। नोट कर लिया? ओके, आगे बढ़ जाए। क्या सभी लोगों ने लिख लिया? हम आगे बढ़ रहे हैं हम? यस सर। यस सर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अभी आपका दिमाग है कि आपको कितनी प्रॉपर्टी समझ में आई है और आप कितनी जल्दी उसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है x प्लस a, यहाँ लिखा है y प्लस b, यहाँ लिखा है z प्लस c। अब एग्जाम में लिख के आया है विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट दिस इज इक्वल टू 0। कहोगे सर ये क्वेश्चन तो हो गया, एक झटके में हमने कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं है। हमने कहा कैसे किया? एक्स वाई जेड को माइनस कर हमने देंगे कहा तो कि सर कॉलम ये को कॉलम आपकी पहली कॉलम है, सर ये आपकी दूसरी कॉलम है। तो सर जरूरी थोड़ी नहीं है हर बार रो में ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, हम कॉलम में भी लगा सकते हैं। तो हमने कहा C1 को रिप्लेस कर दो C1 प्लस C2 से। जैसे ही C1 को C1 प्लस C2 से रिप्लेस करोगे क्वेश्चन स्वाहा हो जाएगा। तो देखो ये प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करना सीखिए। ठीक है, प्रॉपर्टी को लिखने के लिए थोड़ा नहीं आती है, प्रॉपर्टी को अप्लाई करना सीखिए। तो आप कहोगे सर क्वेश्चन तो ये स्वाहा हो गया, क्योंकि आपने कहा था कि अगर दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? 0। खत्म। बच्चों अपने आप को म्यूट करके रखिएगा, थोड़ी सी आवाज बार बार आ रही है। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन तो ये 2 लाइन में ही खत्म हो गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं। अब आप अपना दिमाग भी लगाइएगा, क्योंकि आप प्रॉपर्टी का आइडिया अब आप ले चुके हैं कि सर कैसे बार बार प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप बस एग्जाम्पल लिखते चले जाइए, और ये बेसिकली सारे क्वेश्चन ही हैं आपके जो आपको दिया जाएगा पैकेज वगैरह, उस सबके क्वेश्चन ही हैं ये। 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। तो तुमने कहा सर विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट, आपको बताना है कि ये वैल्यू आएगी a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट कि इसकी वैल्यू ये आएगी। तुम कहोगे सर अब की 0 तो चाहिए नहीं, तो हम 0 की तरफ बार बार टारगेट भी नहीं करेंगे, हमें सर यहाँ पर a माइनस बी चाहिए। और सर a माइनस बी, b माइनस सी हमें दिख रहा है वो कैसे जनरेट हो सकता है। सर अगर हम R1 को रिप्लेस कर दे R1 माइनस R2 से, बात सुनिएगा, अगर हम R1 को रिप्लेस कर दे R1 माइनस R2 से और R2 को रिप्लेस कर दे R2 माइनस R3 से, तो सर हमारा काम यहाँ कुछ कुछ बनना चालू हो जाएगा। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो करना स्टार्ट करिए। चलिए, पहला ट्रांसफॉर्मेशन मैंने R1 को लगाया, R1 माइनस R2 से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ क्या बन गया? 0। यहाँ क्या बना? a माइनस बी। यहाँ क्या बना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसको कैसे लिखेंगे? a माइनस बी, a प्लस बी। तो बच्चों अगर आप चाहें तो एक ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बार में लगाएं, लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो आप एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन दो भी लगा सकते हैं। बच्चों यहाँ पे एक और लगा लें, R2 को रिप्लेस कर सकते हैं R2 माइनस R3 से, एक और ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा लेते हैं। तो अगेन 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ b माइनस सी हो जाएगा, ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये ऐसे नजर आएगा।
उसके बाद थर्ड वाले में कोई चेंज किया नहीं है, उसको एज इट इज रख दो। क्या ये वाला स्टेप सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। अब बच्चों कुछ नहीं करना, पहली रो से a माइनस बी कॉमन ले लो, दूसरी रो से b माइनस सी कॉमन ले लो, और बाकी जो कुछ बचा वो सब लिख डालो। 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, 1 c स्क्वायर। समझ गए आप लोग? यहां तक आ गया? तो बच्चों आप कहोगे कि सर अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूं, कभी भी डिटर्मिनेंट में अगर आपके पास 2 0 बन जाए, उसके बाद आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो जल्दी से सॉल्व हो सकता है। याद रखिएगा, कभी भी आपको डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली एक्सपेंड करने का मन करे तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं। लेकिन कब? उसके कंडीशन है जब आप उसमें 2 0 बना ले जाए, और वो भी 2 0 कहां होने चाहिए? किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर नहीं बन पा रहे हैं, 2 0 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन ये 2 0 किसी एक रो और किसी एक कॉलम में बन जाएंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो 2 0 एक ही कॉलम में बन गए, तो बच्चों क्या आप इसको फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हो? फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करना आता है डिटर्मिनेंट को ना? मैंने आपको डिटर्मिनेंट बताया था कि आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बच्चों एक्सपेंड करना चालू करें। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? 0। तो 0 के अंदर हम कुछ भी डालेंगे तो आंसर 0। फिर बच्चों दूसरा एलिमेंट कॉलम में C1 में क्या है? कहोगे सर वो भी 0 है। तो बच्चों ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता है, ये जरूर याद रखिएगा। इसके अंदर कुछ डालेंगे फिर से 0। अगला एलिमेंट क्या है बच्चों? 1। अगला एलिमेंट क्या है? 1। तो 1 कौन सा एलिमेंट है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, उसको काट दिया। तो बच्चों क्या बचा? b प्लस सी इंटू 1 माइनस a प्लस बी इंटू 1। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ओके सर। देखो स्क्रीन पे देखो, आराम से धीरे धीरे लिख रहे हैं, समझने की कोशिश करो। a माइनस बी, b माइनस सी, और अंदर क्या बचा? c माइनस ए। हो गया, प्रूविंग हो गई। तो और बच्चों ये क्वेश्चन अगर ना समझ में आया हो तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। अभी ऐसे कम से कम मैंने बताया था ना, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह खोलेंगे तो आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे अभी आपको पैकेज में, इसलिए आप परेशान ना होइए, अभी तो ये चल रहा है। तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए मैंने एक्सपेंड किया। किस तरह से एक्सपेंशन करते हैं, कब करते हैं, प्रॉपर्टीज कैसे लगाते हैं, सीखने का तरीका यहीं से चालू होता है। आप डायरेक्टली 100 क्वेश्चन नहीं कर सकते, सीखने का तरीका यहीं से चालू होता है। अगर यहां से आप समझना चालू कर दे रहे हैं तो क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे कंटिन्यू करें। सर मतलब जब 2 0 होंगे एक ही रो या एक ही कॉलम में तभी एक्सपेंड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप तभी एक्सपेंड करिए। और अगर आपको 2 0 या 2 0 आपको किसी एक रो या किसी कॉलम में नहीं बनते हुए दिख रहे हैं तो पहले आप उनको बनाइए। ठीक है, पहले आप उनको बनाइए, तब आप उसको एक्सपेंड करें। यस सर। अभी बेटा अभी और करा रहे हैं बच्चन। इसमें एक्चुअली में क्या होता है ना, थोड़ी वैरायटी होती है हर क्वेश्चंस में। थोड़ा थोड़ा समझ जाओगे तो फिर फाइनली भी समझ जाओगे, धीरे धीरे समझते हैं। इसीलिए मैं आप लोग के डाउट्स अभी नहीं बता रहा था, क्योंकि थ्योरी नहीं कंप्लीट हुई है और आप लोग मेंस के क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन ऐसे मेरे पास सब भेज दिए। जब मैंने पढ़ाया ही नहीं है तो वो क्वेश्चन कहाँ से हो जाएंगे भाई? 1a क्यूब, 1b b क्यूब, 1c क्यूब। ये बच्चों को देखो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो ये आएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस b प्लस c। ये बच्चों चाहिए आपको। अब आपके मन में सर ये आएगा कि सर यहाँ पे अच्छी बात ये है कि अगर हम मान लीजिए हमें कुछ पता ही नहीं पड़ता है, लेकिन सर आपकी एक बात हमें फिर से याद आ गई कि 2 0 तो बनाने ही पड़ते हैं एक्सपेंड करने के लिए। अगर आपको कुछ भी ना आता हो तो कहो सर 2 0 यहाँ पे बना सकते हैं। बताएं जैसे कैसे? अगर आप R1 को रिप्लेस करेंगे R1 माइनस R2 से,
और R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R3 से, तो ऑटोमेटिक 2 जीरो बन जाएंगे। कहां बनेंगे? पहली कॉलम में बन जाएंगे, उसके बाद उसको एक्सपेंड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर 2 जीरो बनाने की इच्छा नहीं है तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे? जो आपको प्रूफ करना है उसकी तरफ टारगेट करोगे। प्रूविंग में चाहिए a माइनस बी, बी माइनस सी, तो दिख तो रहा है क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर सोचोगे तभी भी आपको R1 माइनस R2 का ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ओके दीपेंद्र, तुम कभी वेटिंग रूम में चले गए थे? सर नेटवर्क का वो था तो सर अच्छा, तो बच्चों जरूरी नहीं है कि आप R1 को रिप्लेस करें R1 माइनस R2 से, आप R2 को भी रिप्लेस कर सकते हैं R2 माइनस R1 से, ये कोई सेटिंग नहीं होती। R2 को भी रिप्लेस कर सकते हो R2 माइनस R1 से, R3 को भी रिप्लेस कर सकते हो R3 माइनस R1 से। 2 जीरो बनाने कहीं भी बना लो, जरूरी थोड़ी नहीं है कि हम ऊपर से सेटिंग करके ही चले, बिगाड़ भी सकते हैं सेटिंग, लेकिन आएगा वही जो प्रूफ करना है। तो देखो बच्चों, अब 2 जीरो कहां बनेंगे? R2 और R3 में। तो मैंने पहली वाली रो को अनचेंज्ड कर दिया, ये देखो ये बन गया 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, ये हो गया b माइनस a, ये हो गया b क्यूब माइनस a क्यूब। क्या होगा b क्यूब माइनस a क्यूब? b माइनस a इंटू ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b a। ठीक है भाई, कृपया कृपया आप लोग प्लीज कैमरा अपना चालू करिए भाई। c माइनस a, ठीक है, तो R3 वाला भी लगा रहे हैं, R3 को रिप्लेस करना हो R3 माइनस R1 से, तो R3 में ये वाला जो एलिमेंट है और ये वाला जो एलिमेंट है, जब ये माइनस होंगे तो क्या बनेगा? C माइनस a, ठीक है ना, और ये हो जाएगा C क्यूब माइनस a क्यूब, तो C क्यूब माइनस a क्यूब को आप लिखेंगे C माइनस a, C स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस AC। देखो भाई समझ में आया? अब इसको बंद कर R3 देते को हम हैं। R2 माइनस R1 से रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ बेटा याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप एक एक करके ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। अगर आप किसी में चेंज कर चुके हैं और उसके बाद आप लगा रहे हैं तो आने वाली नई चीज आपकी बदल जाएगी। इसलिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने में तो एक बार में एक ही लगाइए, एक बार में दो दो ना लगाइए मेरी तरह, ठीक है? जो बच्चे अभी एकदम बिगिनर हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो भैया एक स्टेप में एक ही लगाओ, दो दो मत लगाओ, क्योंकि एक स्टेप में देखो मैं आपको दिखाता हूं, मैं भी एक बार में एक ही लगाता हूँ। जस्ट वेट करो, मैं इसको रफ कर देता हूँ, इधर सुनो पहले, मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं वही लिख देता हूँ। ये क्या आएगा? 1cc3, ठीक है, ये ठीक है, अब सही है, यहां तक मैंने लिख दिया। अब देखो, अब मैं इसके बाद लगाऊंगा कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? R3 को रिप्लेस कर देता हूं R3 माइनस R1 से। तो बच्चों एक जब ट्रांसफॉर्मेशन लग जाता है तो वो आपके पास एक नई मैट्रिक्स बन जाती है, तो नई मैट्रिक्स जो बनी है उसमें आपको नया ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इस वाली मैट्रिक्स में R3 को रिप्लेस करें R3 माइनस R2 से, तो क्या आपकी R2 बदल नहीं गई है? यस सर। तो जब बदल गई है तो वो पुराने वाले से कैसे माइनस होगा? तो ये बात आपको समझनी होगी। इसलिए अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आते लगाने, बिगिनर है, तो आप एक एक करके एक एक स्टेप में लगाइए, ठीक है? तो देखिए मैंने पहला लगाया, पहला लगाने के पास आपके पास नई मैट्रिक्स बनी है। अगर हम इस नई मैट्रिक्स में R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस R2 से, तब हमारे पास थोड़ा ना आ जाएगा C माइनस A, तब नहीं आएगा C क्यूब माइनस A क्यूब, तब थोड़ा ना आएगा, तब तो एक नए एलिमेंट्स बन के आ जाएंगे। ऐसे एलिमेंट्स क्रिएट होंगे जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि एक एक करके लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं। ओके, तो बच्चों मैं R3 को R3 माइनस R1 से रिप्लेस कर रहा था, ठीक है ना? मैं R3 को R3 माइनस R2 से करूंगा तो कुछ और आएगा, ये समझने की कोशिश करो, इसकी पिक्चर तुम्हारे सामने भी है, ठीक है? समझ में आ गया बच्चों? ओके चलिए, जीरो बना तो के यहाँ कर लिया तो ज्यादा। हाँ, तो बच्चों ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग को समझाने की वजह से एक बार आप फिर से लगा रहे हैं। तो यहाँ हो गया 1, ये हो गया a, ये हो गया a क्यूब, ये हो गया 0, ये हो गया b माइनस a,
बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। मेरे साथ लगाओ ना धीरे धीरे। ओके अब क्या लगाना है, R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस R1 से, तो ये 0 हो जाएगा, ये C माइनस ए हो जाएगा, ये C माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है भाई, ये मैंने लगा दिया। अब कहोगे सर अब तो क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपका टारगेट यहाँ कुछ कुछ पूरा हो चुका है। क्योंकि सर देखो आप बी माइनस ए भी कॉमन निकाल ले जाओगे, सी माइनस ए भी कॉमन निकाल जाओगे, और सर आपने 2 जीरो भी बना लिए। तो सर अब बचा क्या, आप सीधा इसको एक्सपेंड कर लो, क्योंकि आपके 2 जीरो भी बन चुके हैं और काफी सारे टर्म्स भी आपके निकल रहे हैं। तो सर ये हो गया बी माइनस ए, और यहाँ से बी माइनस ए कहाँ से कॉमन लिया है, सेकेंड रो से, और थर्ड रो से सी माइनस ए। मेरी भाषा आपको समझ में आनी चाहिए, भाषा नहीं समझ में आ रही है तो फिर क्वेश्चंस नहीं होंगे। ओके यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है भाई। ओके अब आप एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंड कैसे करें बच्चों, पहले कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट्स तो गायब ही कर देंगे सब कुछ, तो पहले कॉलम के अबाउट करते हैं। ओके तो सबसे पहले 1 आएगा, इधर ध्यान दो सभी बच्चों, ये देखो ये मैंने काट दिया। 1 कौन सा एलिमेंट है, पहली रो पहली कॉलम का, तो उसको मैंने काट दिया। तो क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इससे, फिर -1 का मल्टीप्लाई इससे। बोलो भाई ठीक है, ओके नहीं समझ में आया सर अभी क्या किया ये बता सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। बेटा पहली कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, कॉलम पहली ये होती है, इसको कहते हैं C1, इसके अबाउट एक्सपेंड कर दो। जैसे एक्सपेंशन सिखाया था, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कल जो बताया था, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। हो गया, तो ये हो गया b माइनस ए सी माइनस ए। बच्चों ये फैक्टर वेक्टर करके बताओगे क्या आएगा, तो कहोगे सर ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर साफ हो जाएगा, बचेगा सर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको आप लिख दीजिए सी माइनस बी सी प्लस बी, और सर एक बचेगा आपका ए सी और ए बी, तो सर इन दोनों में ए कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा सी माइनस बी। बोलो भाई क्लियर है, ये हो गया b माइनस ए, ये हो गया c माइनस ए, ये हो गया c माइनस बी, और अंदर आया a प्लस बी प्लस सी। हो गया, सभी बच्चे ध्यान दें, आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है, ध्यान दिया। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन दिखा दें, अभी देख लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है भाई, मैंने तो क्वेश्चन में a माइनस बी था ना। हाँ a माइनस बी बी माइनस क्वेश्चन में a माइनस बी, इसमें सर b माइनस a है सर जो आपने सॉल्व किया। माइनस कॉमन। अरे वो माइनस माइनस कॉमन लेके एडजस्ट कर लो भाई, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, वही तो लिखा है, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस निकाल दो, उसमें से माइनस निकाल दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बन जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। हो गया प्रूफ, इतना तो खुद लिख लिया करो, ठीक है ओके। सर अभी और करा दीजिए एक एग्जांपल सर। हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे क्वेश्चन सभी। बच्चों मैं क्वेश्चन खुद ही प्रिंटेड फॉर्म में नहीं लगा रहा हूँ, अगर मैं प्रिंटेड फॉर्म में लगाऊंगा तो आपका छूटना चालू हो जाएगा, इसलिए मैं हाथ से लिख रहा हूँ ताकि आप भी हाथ से उसी समय हमारे साथ लिखो, वरना मैं क्रॉप करके लगाऊंगा, मैं सॉल्व करना चालू कर दूंगा, आपका छूटने लगेगा, इसलिए मेरे साथ लिखते जाया करो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जल्दी ही बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन कर लिया, बढ़ जाए आगे। आपने दूसरे में किसके थ्रू एक्सपेंड किया था? बेटा ये एक्सपेंशन होता है, अब एक्सपेंशन आप पहली रो के अबाउट करोगे तो भी वही आंसर आएगा, पहली कॉलम के अबाउट करोगे तो भी वही आंसर आएगा,
किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट आप एक्सपेंड कर दो जहां से आपका मन करे। मेरे को ये दिखा कि 100 के अबाउट एक्सपेंड करना यानी पहली कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करना आसान है, इसलिए मैंने पहली कॉलम के अबाउट एक्सपेंड किया। ठीक है, यस वैसे सर एक्सपेंड कहीं भी कर सकते ना, कोई भी रो कोई भी कॉलम ना। हाँ किसी भी, चाहे आप पहली रो के अबाउट एक्सपेंड कर लो, चाहे आप दूसरी रो के अबाउट एक्सपेंड कर लो, पहली रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा, मतलब कोई भी कर सकते हैं। इसीलिए कल मैंने बहुत देर तक ये बात बताई थी, फिर भी आपको नहीं आया तो भैया आप पूछिए, मैं दोबारा बताऊंगा। बच्चों डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड करना आपको कंपल्सरी है, ये आना चाहिए। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन फिजिक्स में आपको आज से नहीं, क्लास 11 से बताया जा रहा है। तो बच्चों आगे बढ़ जाएं अब। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। आज वो बालक नहीं है क्या? हरप्रीत की आवाज नहीं आ रही है? हरप्रीत हो? देखो आज हरप्रीत नहीं है, लेकिन यार बच्चे तो नहीं दिख रहे क्लास में। प्लस एक्स क्यूब। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिख रहा हूं स्क्रीन पे। z स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब। ठीक है, यहां पे लिखा है इफ x इज नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z एंड आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया है इक्वल टू 0, तो आपको करना है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है प्रूव दैट x y z इज इक्वल टू -1। बच्चों इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से आपको प्रूव करना है x y z इक्वल टू -1। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, ये पहले से ही गिवन है। आपको उसको यूज करके, इस डाटा को यूज करके प्रूफ करना है कि एक्स वाई जेड का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू -1 है। अब सब बच्चे क्या कर रहे हैं? सब बच्चों ने देखा, अरे सर ये सर तो पहले से x प्रॉपर्टी, दूसरे से y तीसरे से z कॉमन ले लो। हाँ ये देखो सर ये वाली चीज, इससे क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट लगेगी, यानी कि डिटर्मिनेंट दो सम में ब्रेक हो जाएगा। याद आई प्रॉपर्टी? ये डिटर्मिनेंट क्या होगा? दो सम में ब्रेक हो जाएगा। बेटा पहले इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, इसमें कॉमन नहीं ले सकते क्या? पहली कॉलम में x है, दूसरी कॉलम में x स्क्वायर है, तीसरी कॉलम में 1 प्लस एक्स क्यूब है, तो कॉमन थोड़ी नहीं निकलेगा। यहाँ x हो गया, यहाँ x स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ y हो गया, y स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1। ठीक है भाई, उसके बाद ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? x क्यूब y क्यूब z क्यूब। कुछ बातें याद आ रही हैं? ये प्रॉपर्टी है, क्या है? प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दी यहाँ पर। कहोगे सर अब तो कॉमन पक्का है। हाँ दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, y है, y है, यहाँ भी z। तो हम क्या करेंगे? पहले वाले रो से x, दूसरे वाले रो से y, तीसरे वाले रो से z कॉमन ले लेंगे। ठीक है भाई, ये देखो मैंने कॉमन ले लिया, बाकी सब कुछ एज इट इज सजा देंगे। चलो भाई सजाना चालू करो। ये हो गया x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1। ये क्या बना? ये बना 1x स्क्वायर, 1y स्क्वायर, 1z स्क्वायर। ठीक है भाई समझे? अब आप कहोगे सर आपको एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट आपको -1 चाहिए, तो अगर आप सर इन दोनों को आइडेंटिकल बना लो, क्या ये दोनों आइडेंटिकल बन सकती है? कहोगे सर बन तो सकती है, थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि सर आपने बताया था कि रोज वगैरह और कॉलम में इंटरचेंज भी होता है। तो सर अगर आप इंटरचेंज सही ढंग से कर ले जाते हैं तो शायद आपका काम हो जाए। तो इंटरचेंज करने में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्यों भाई इंटरचेंज करें हम? इधर देखो, इधर इंटरचेंज कर देते हैं, इसको इधर कर दो। सुनो मेरी बात पहले इधर देखो,
C3 को C2 में कर दो और C2 को C3 में कर दो, तो ये एक इंटरचेंज होगा, इससे बाहर माइनस आ जाएगा, इससे बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। लेकिन फिर से इंटरचेंज करो, क्या इंटरचेंज करोगे, कहोगे सर ये जो यहाँ पे 111 आया था ना, उस 111 को इधर कर देंगे और ये जो XYZ है उसको इधर कर देंगे, तो फिर से एक माइनस बाहर आ जाएगा। समझ में आया? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाला डिटर्मिनेंट उस वाले डिटर्मिनेंट से मैच करेगा। कल मैंने तो ये प्रॉपर्टी बताई थी, माइनस डेल्टा वाली। अभी कल मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था जब ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस होते हैं तो एक माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस होते हैं तो माइनस नहीं दिखता। चलो उधर देखो बच्चों, मैंने एक इंटरचेंज कर रहा हूँ, करूँ अब, ध्यान दे रहे हो? यस सर। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, चलो करो, तो बाहर एक माइनस आ जाएगा। 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। तो क्या ये वाला डिटर्मिनेंट इस वाले डिटर्मिनेंट से मैच कर रहा है? कहोगे सर अभी तो नहीं कर रहा है, अभी तो नहीं कर रहा है, तो मैच कराने के लिए क्या करें? एक बार और सर कर मैच कराने के लिए C2 को एक बार C1 और से कर सर। लें। हाँ, दीपेंद्र ने अब बोला कि भैया आप इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, तो एक इंटरचेंज सर आपका और हो जाएगा और फिर से माइनस बाहर आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स वाई जेड, ये हो गया 1 1 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। बहुत धीरे धीरे करा रहे भाई, सबको समझ में आना चाहिए। इक्वल टू 0 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर। अब दीपेंद्र कहेगा कि सर इसको कॉमन ले लीजिए, क्योंकि पूरा पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन अब दिख रहा है। क्या ले ले? कॉमन। ठीक है, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। आ गया भाई। अब कहोगे सर ये जो पहला वाला डिटर्मिनेंट है ना, वो आप अपने थ्योरी नोट्स खोलिए तो आपको उसमें दिखेगा। अभी मैंने प्रूफ कराया है, देखो जरा थ्योरी नोट्स खोलो बेटा, ये देखो ये वाला डिटर्मिनेंट, ये क्या होता है? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, है ना ये। तो तुम क्या कहोगे कि सर ये जो अभी आपने किया है ना, उसमें इस वाले डिटर्मिनेंट का मतलब ये हुआ कि ये है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और साथ में क्या है 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये तीनों तो 0 हो नहीं सकते, है ना? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि एक्स वाई जेड क्या है? डिस्टिंक्ट है, नॉट इक्वल टू है, इनकी वैल्यूज आपस में सेम नहीं है, सब बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये तीन फैक्टर्स तो 0 नहीं हो सकते, तो 0 कौन होगा? XYZ को 0 कर देंगे सर। और उसको 0 कर देंगे और दीपेन ने बताया आंसर आ जाएगा, यानी कि एक्स वाई जेड कितना आ गया? -1 आ गया। बोलो भाई, समझ में आया? नहीं आया? सर ये भी प्रॉपर्टी आ गया याद सर, करनी है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक ठीक ठीक, आगे हरप्रीत तुम आ गए, चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। सर। हम थे पहले से ही क्लास में सर, थोड़े अच्छा, से पहले नेटवर्क से? का एरर था। हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, गुड। हम तुमको मिस कर रहे थे, हमने कहा पता नहीं आवाज नहीं आ रही आज। नहीं सर, तो थोड़ा सा नेटवर्क आपकी आवाज लैग करके कह रही थी, चेंज किया नेटवर्क, चेक करें। चलो ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखो, किसी बच्चे को शायद अभी कोई दिक्कत है, तो जिसको दिक्कत है वो बताए भाई, वरना मैं आगे कंटिन्यू करूं। तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अभी भी? तो एक बार ऊपर से भी दिखा दीजिए। ऊपर से दिखा दे, हाँ बिल्कुल दिखा देते हैं, ये देखो। नीचे कर दो।
एक मिनट दो। हाँ हाँ बेटा ओके। ये सर समझ। ओके तो बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको देने जा रहा हूँ। बच्चों ये मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसमें मैं आपकी सारी प्रॉपर्टीज यूज कर रहा था, ठीक है। और बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि आपका टर्म 1 का पेपर वैसे स्कूल वाला तो ऑब्जेक्टिव है, तो बेटा अगर उनको ये ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो वो तो सिर्फ इतना सा पार्ट देंगे और उसके बाद लिख देंगे कि एक्स वाई जेड इक्वल टू 4 ऑप्शन होंगे, एक में होगा -1, -2, -3, -4, तो वहां पे आपको टिक करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एमसीक्यू में कन्वर्ट भी कर ले जाएंगे वो लोग। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया अब इस क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, रेडी करिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपने आप को। 1 प्लस पी 1 प्लस पी प्लस क्यू, ठीक है। 2 फ्री हो गया 3 प्लस 2p, ये हो गया 1 प्लस 3p प्लस 2q, ये है 3, ये है 6 प्लस 3p, ये है 1 प्लस 6p प्लस 3q, ये डिटर्मिनेंट कर दो बंद, दरवाजा बंद। आपको प्रूफ करना है ये वैल्यू 1 आएगी। क्वेश्चन इज शो दैट दिस इज इक्वल टू 1। अगर आपने इसको एक्सपेंड करना डायरेक्टली चालू किया तब तो वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, फिर आप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और पी और क्यू में एक बड़ी सी इक्वेशन बन जाएगी। आप मल्टीप्लाई करके काट काट के थक के चूर हो जाएंगे, कहेंगे दूसरा कर लेते हैं। इसलिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है, आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है। प्रॉपर्टीज एग्जाम में क्वेश्चन जब पहले आते थे और आपकी अपनी बुक्स में पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है कि विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट, उनको एक्सपेंड नहीं करता है। अगर आपको एक्सपेंड करना होता है तो पहले आप 2 0 बनाइए और 2 0 के बाद ही एक्सपेंड करिए, तभी आप कर सकते हैं, यस वरना सर हो गया। नहीं कर पाएंगे। तो एक बच्चे का हो भी गया, क्या बात है, कमाल है भाई, इतनी जल्दी हो गया। तो C2 को रिप्लेस कर दीजिए सबसे पहले आप C2 माइनस PC1। तो बच्चों मैं इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन जब आप उसको उस समय बता रहा था तो आप कहते सर थोड़ा सा कम समझ में आया, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है कि C2 को मैंने रिप्लेस कर दिया C2 माइनस PC1, यानी इसका मतलब क्या हुआ? अरे ये P नंबर है, इसमें P और Q जो इसमें नंबर लिखे, P हमने नहीं बनाया, P क्वेश्चन में लिखा है, ये देखो P हाँ सर ठीक। P Q P क्वेश्चन में लिखा है पहले से, P और Q कोई स्केलर्स है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, C2 को रिप्लेस किया C2 माइनस PC1, यानी कि हमने C2 में कोई चेंज नहीं किया है। देखो C2 को रिप्लेस कर रहे हैं C2 माइनस PC1, तो C2 में हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, ना C2 में मैंने 2 किया है, ना 3 किया, ना 4 किया, ना P किया, ना Q किया। मतलब मैं रिप्लेस करूंगा तो C2 प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स C1 प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स C3 टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व किया तो मैंने ये सोचा कि यार अगर C1 में, C1 देख रही ना, C1 ये है, अगर हम C1 में P मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा P, ये बन जाएगा 2P, ये बन जाएगा 3P, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम C2 में से इसको माइनस करें तो क्या आएगा, 1 प्लस P माइनस P, 3 प्लस 2P माइनस 2P, 6 प्लस 3P माइनस 3P। समझ में आया कि C1 में पहले P मल्टीप्लाई करो और C2 को माइनस करो इस वाले एलिमेंट से P मल्टीप्लाई करने के बाद, तो देखो आपके पास ये थोड़ा सा इजी फॉर्म में ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। करो, करना स्टार्ट करो। मतलब P और तो मैंने अलग तरीके से किया था। क्या हो गया? तो मैंने अलग तरीके से किया, मैंने रो बना के किया। रो बना के किया है? हाँ बेटा, अरे यार एक क्वेश्चन को करने के कोई भी मेथड हो सकता है, बस आपका आंसर चेक करो 1 आ रहा है कि नहीं। यहाँ सर 1 तो आ गया।
1 आ रहा तो फिर जिंदाबाद। चलो 1 2 3। ओके बच्चों, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, फाइनली ये बनेगा 1 3 6। ये मैंने लगा दिया ट्रांसफॉर्मेशन। मैं लगाना तो एक और चाहता था, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक बार में एक ही लगा रहा हूं। ठीक है, ओके। देखो मैंने एक बार में एक ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है। अब बच्चों फिर से देखो, अब आप C3 को सिंप्लीफाई करोगे तो C3 को रिप्लेस कर दो C3 माइनस QC1 से। देखो C3 को रिप्लेस करो C3 माइनस QC1, यानी C1 में पहले यहाँ Q, यहाँ 2Q, यहाँ 3Q बना लो, और उसके बाद C3 को उससे माइनस करो, तो यहाँ सिर्फ P वाले टर्म्स बचेंगे। करके चेक करो, बात करने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है, करो। तो ये बन जाएगा बच्चों 1 2 3 1 3 6 1 प्लस P 1 प्लस 3P 1 प्लस 6P हो गया। ठीक है भाई, हो गया। ये मैंने रिप्लेस कर दिया। अब भैया कोई आगे हमको बता सकता है कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी कर ले जाए? तो हर बच्चा देख करके समझ गया है कि सर आप एक काम कर लीजिए, इसमें P मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाले में, तो ये P बन जाएगा, ये 3P बन जाएगा, 6P बन जाएगा, और इससे माइनस कर दीजिए, तो आपके P के सारे टर्म साफ हो जाएंगे एक झटके में। तो सर आप लगाइए C3 को रिप्लेस कर दीजिए C3 माइनस PC2 से। करिए करिए करिए, सोचिए नहीं, सोचो नहीं, करना हो। 1 2 3 1 3 6। अब बच्चों यहाँ क्या बनेगा? 1 1 1, बस यही बचेगा, क्योंकि वो तो माइनस होकर के साफ हो गया, साफ हो गए। अब बच्चों ये तो डिटर्मिनेंट एक नॉर्मल सा है, अब आपका मन, इसमें आप 2 जीरो बना के एक्सपेंड करो या ऐसे ही एक्सपेंड कर दो। देखो ये क्या आ रहा है, 2 जीरो बनाना चाहते हो तो 2 जीरो बन जाएंगे, इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, 2 जीरो भी बन जाएंगे। C1 को रिप्लेस कर दो C1 माइनस C3 से, और C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C3 से। देखो 2 जीरो बन गए। ऐसे ही दिख रहा है यार, ये तुम्हें नहीं दिखता है कि 1 को 1 से माइनस करेंगे तो जीरो आएगा? इसमें हम क्या बताएंगे, तो इस 1 को इस 1 से माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। तो 2 जीरो बनाने के लिए एक बार इन दोनों को माइनस कर दो, एक बार इन दोनों को माइनस कर दो, जीरो बन जाएगा। कितना है आंसर? 1 आएगा। आंसर इज 1। तो बच्चों ये क्वेश्चन स्वाहा हो गया। तो बच्चों अभी अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरह से हमने स्वाहा कर दिया है, अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। ओके बच्चों, लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करने जा रहे हैं। रेडी हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सभी बच्चे। और अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है जिसको आप हमारे साथ लिखेंगे, ठीक है? ओके स्टार्ट करते हैं। लिखो 1 प्लस A 1 1 1 1 प्लस B 1 1 1 1 प्लस C हो गया। ये बच्चों इक्वल टू है ABC टाइम्स 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। ये तुम्हें ये लाना है, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऐसे दिखाई देगा ABC प्लस AB प्लस BC प्लस C। ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऊपर वाले तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन बुक्स में ऊपर वाला ही मेथड लिखा हुआ है, ABC टाइम्स ब्रैकेट में 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C। तो कोई बच्चा क्या इसको देख करके सोच सकता है कि सबसे पहले हम क्या करें? जीरो लाने का ट्राई करते हैं सर। जो प्रूफ करना है क्या वो आप जनरेट करा सकते हैं? जो प्रूफ Yes, sir. करना है क्या वो जनरेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप जीरो बनाएंगे तो जीरो भी बन जाएंगे। अरे यार जैसे करना चाहो वैसे करो। अब तो इतना समझा दिया कि कुछ ना कुछ खुद करोगे ही करोगे।
तो बच्चों हम क्या ठीक। करते हैं इसमें 1 + 1/a 1/b 1/c को ले आते हैं। ये देखो कैसे कॉमन ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं 1/a बना लेते हैं। इसमें 1/a बनाने के लिए हम पहले कॉलम से a कॉमन लेते हैं। कहोगे सर उसमें तो कॉमन है ही नहीं। अरे जबरदस्ती कॉमन नहीं ले सकते क्या? 1/a + 1, ये 1/a, ये 1/a, ये लो पहले कॉलम से हमने 1/a कॉमन ले लिया, सॉरी a कॉमन ले लिया। दूसरे कॉलम से हम b कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/b, ये हो जाएगा 1 + 1/b, और ये हो जाएगा 1/b। और तीसरे कॉलम से मैंने c कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1/c, ये हो जाएगा 1/c, ये हो जाएगा 1 + 1/c। ठीक है भाई, समझ में आया? ओके। कहोगे सर ऐसा भी करते हैं, जबरदस्ती का कॉमन लेते हैं? जबरदस्ती थोड़ा ना लेना है, उसे जो प्रूफ करना था ना उसको अपीयर कराना, तो अपीयर करा लिया। जो प्रूफ करना है वो हमको बता रहा है क्या चाहिए। अब हमको ये भी समझ में आ रहा है कि हमें प्रूविंग में 1 + 1/a + 1/b + 1/c चाहिए। तो हम C1 को किससे रिप्लेस कर देंगे? C1 + C2 + C3 से रिप्लेस कर दो, क्वेश्चन खत्म। रिप्लेस कर दो, क्वेश्चन खत्म। जो चाहिए था वो आ गया आपके पास। 1 + 1/a + 1/b + 1/c आ रहा है। C1 में रिप्लेसमेंट कर रहा हूं, R1 नहीं है। ये नहीं कि R1 समझ बैठो, R1 करोगे तो कुछ नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। R1 करोगे तो 1 + 3/a आ जाएगा, वो मत करना। ओके, 1/a + 1/b + 1/c, 1/a है, 1/b है, 1/c है। ठीक है भाई, 1/b 1 + 1/b 1/b। ठीक है, ओके। 1/c 1/c, और ये हो गया 1 + 1/c। ठीक है भाई, ओके। यहां तक किसी को कोई तकलीफ समस्या? किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना था वो आ गया। अब उसको कॉमन ले लीजिए। ABC तो पहले ही से बाहर है। अब ये आएगा 1/a 1/b 1/c + 1, 1 लिखना भूल गए, आखिरी में ऐड कर दिया। अब ये बच्चों बन जाएगा 1 1 1। 1 1 को देख करके जो मन में खुशी होती है पूछो नहीं, क्योंकि 1 1 बनने के बाद कोई भी व्यक्ति 2 0 बिल्कुल आसान तरीके से बना सकता है। कैसे बनाओगे 2 0? कहोगे R1 को सर R2 से हाँ कुछ भी कर लो, 2 0 बन जाएंगे। R1 को रिप्लेस कर दो R1 - R2 से, R2 को रिप्लेस कर दो R2 - R3 से, 2 0 बन जाएंगे आपकी। और 2 0 बनने के बाद आप इसका देखेंगे तो शायद ये वैल्यू शायद 1 आनी चाहिए, क्योंकि 1 ही आएगी तभी आपका पार्ट प्रूफ हो पाएगा। बच्चों अभी भी नहीं समझ पाए हो तो हम तुमको लिख करके दे देते हैं भैया। R1 को रिप्लेस कर दो R1 - R2 से, R2 को रिप्लेस कर दो R2 - R3 से, तो आपके 2 0 बन जाएंगे। उसके बाद आप एक्सपेंड करेंगे तो अंदर वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, और बच्चों ये पार्ट आपका प्रूफ हो जाएगा और क्वेश्चन सुहा हो जाएगा, खत्म। सर इतना सारा स्टेप करने से अच्छा यही था स्टार्टिंग में ही 2 0 ले आते और फिर मल्टीप्लाई कर देते मैनुअली। तो स्टार्टिंग में बेटा 2 0 कहाँ बन रहे हैं? किसी रो या किसी कॉलम में बन रहे हैं? तो अलग अलग जगह बनना है उससे क्या फर्क पड़ता है? आसान तो हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं बेटा, मैंने पहली प्रायोरिटी ये बताई थी कि अगर आप पहली प्रायोरिटी यही होती है कि अगर आपको 2 0 किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही चाहिए होते हैं, ये पहली प्रायोरिटी होती है। लेकिन कभी कभी हमारे पास इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं कि वो 2 0 अलग अलग जगहों पे बन जाते हैं, तो ऐसे केस को हम लोग एक एक्सेप्शन मानते हुए फिर उसको एक्सपेंड करके आंसर का आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन बच्चों प्रायोरिटी आपको यही रखनी है कि वो 2 0 किसी एक रो या किसी एक कॉलम पे ही बने तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो बच्चों ये एक वन ऑफ द काफी फेमस क्वेश्चन है। आप जैसी अपनी बुक्स और पैकेज वगैरह जैसी आप खोलेंगे तो आपको ये फ्यूचर में मिलेगा, इतना परेशान मत होइए। इसलिए मैंने इसको एक कॉमन तरीके से कराया ताकि आप वही करें जैसा थोड़ा कि नीचे एग्जाम में कर दो। करना होता है। नीचे कर दिया।
सर अगर जैसा वो बता रहा है वैसे करेंगे तो आंसर वही आएगा कि अलग आएगा? आंसर वही आएगा बेटा, आंसर आंसर तो तो वही वही आएगा, आंसर वही आएगा, वो तो वही आएगा आंसर। लेकिन एक्चुअली में क्या है ना, ऑब्जेक्टिव हाँ मैं एक्चुअली में ऐसे बता रहा हूँ कि मान लो मोदी जी ने कह दिया ऑब्जेक्टिव नहीं है, पूरा जैसे होता था वैसे होगा, तब तुम फंस जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आजकल कुछ भरोसा नहीं है, आज कुछ और कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं, परसों कुछ और कहते हैं। तो मेरे को अभी भी नहीं समझ, 2 0 हो जाएंगे फिर तो एक्सपैंड कर ही लेंगे हम आसानी से। हाँ सही। 2-0, अरे 2-0 बनाने के बाद आप एक्सपेंड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसके अलावा आप बिना 2-0 बनाए भी एक्सपेंड करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा। फिर ये करने के बाद सर R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 करना तब आएगा ना। हाँ हाँ हाँ। उस पर मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना, ऐसा तो कुछ नहीं होगा अगर हम 2 0 कहीं भी ले आके कर दे सॉल्व। बेटा ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो उसमें आपको 2-0 कहीं पे भी नहीं, 2-0 आपको किसी रो या किसी कॉलम में ही लाने पड़ेंगे। मतलब वो 2-0 आपके या तो R1 में नजर आए एक साथ, या तो R2 में, या R3 में, या C1 में, या C2 में, या C3 में। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 2 0 कहीं भी ले आऊँ और उसे हाँ, मैं तुरंत सॉल्व हो जा उससे रहा है तुम्हारा मेरा। MCQ क्वेश्चन सही हो जाएगा, बता तो रहे आंसर आ जाएगा, उसको एक्सपेंड करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो सब्जेक्टिव में ये नहीं ले सकते हम? ठीक है, सर बोर्ड में नहीं कर सकते क्या हम ऐसे? हाँ तो वही तो बता रहे, बोर्ड में मना है बोर्ड मना है? सब्जेक्टिव कहाँ आएगा यार चैप्टर? ये चीज है। हाँ सर, ठीक है, हमने आपको बता दिया। सर ये बता दीजिए बोर्ड में यूज कर सकते हैं ये तरीका कि नहीं? बोर्ड में कौन से वाला बोर्ड हमको बताओ पहले। सर इसमें मैंने जैसे क्वेश्चन में नहीं, बोर्ड का पेपर कौन सा है, सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, किसमें यूज करना चाहते हो? जो सब्जेक्टिव वाला हो। सब्जेक्टिव वाले पेपर में अगर 2-0 बताया तो वही तो बात, वो तो बात हम 3 बार बता चुके हैं, मतलब उसमें क्या पूछ रहे हो? सब्जेक्टिव वाले मैट्रिक्स आएगा ही नहीं। तो बच्चों मैंने आपको जो बता दिया उसी को फॉलो करना है, कि अगर आप 2-0 किसी एक रो किसी एक कॉलम में बनाएंगे और क्वेश्चन अगर ये सब्जेक्टिव होता है तो ही आपका वो सही माना जाएगा, और अगर आप 2-0 कहीं भी बना देंगे तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका आंसर वही आएगा, और अगर आपका MCQ क्वेश्चन होगा तो वो आपका सही हो सकता है, सब्जेक्टिव होगा तो वो आपका गलत हो सकता है। अब ये आप देख लीजिए। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में काफी ज्यादा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको हम सही कर लें, एक सेकंड वेट कर लो जरा। के चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे रहा हूं, जस्ट वेट। Okay, the question is 1 plus a square minus b square. This is 2ab. This is minus 2b. This is 2ab. This is 1 minus a square plus b square. This is 2a. This is 2b. This is minus 2a. This is 1 minus a square minus b square. ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों आपको वो ये जो प्रूफ करना है, वो प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ये क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। तो बच्चों ये क्वेश्चन अब आप के पास है, अब आप सोचिए कैसे करेंगे, करने के स्टेप्स चालू करिए, धीरे धीरे करना स्टार्ट करिए। और ये क्वेश्चन में भी आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको इजी भी लगेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, C1 को रिप्लेस कर देते हैं C1 माइनस BC3 से। ठीक है, अब हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो हम एक बार में 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, और C2 को रिप्लेस कर सकते हैं C2 प्लस AC3 से। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा रहे हैं, आप लगा सकते हैं। नहीं कर सकते? आप R को करके चेक करिए, उससे भी हो जाएगा।
ओके, तो जो जल्दी नजर आ जाए उससे कर लीजिए। 1 C1 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 क्या आएगा, C1 माइनस B C3, तो C3 माइनस करेंगे तो 2B स्क्वायर हो जाएगा, और 2B स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, वो माइनस का है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, और ये देखो जीरो बनाना मेरा टारगेट था, मैंने जीरो बना लिया, मैंने जीरो बना सर लिया। माइनस 3B स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो बच्चों अपनी अपनी कॉपी में ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप लगाएंगे तभी आपका आएगा। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के बाद अपनी कॉपी में आप प्रॉपर उसको अप्लाई करके देखिए, मेरा मत टीपिए, आप अपना भी अप्लाई करिए उसमें। कैसे बताया, C1 को रिप्लेस करो C1 माइनस BC3 से, और C2 को रिप्लेस कर दो C2 प्लस AC3 से, चेक करो यही आएगा। इससे हमारे 2 जीरो बन गए। लेकिन अगेन आपके मन में ये ख्याल आएगा, सर देखिए आपके 2 जीरो, सर देखो देखो आपके 2 जीरो अलग अलग बन रहे हैं, तो सर अब हम क्या करें इसके आगे। हमने कहा बेटा अगर ये MCQ क्वेश्चन होगा तो हम तो 2 जीरो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में इसके आगे लाने की कोशिश नहीं करेंगे। MCQ होगा तो हम तो उसको एक्सपेंड करके फटाक से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन ये MCQ अगर नहीं हुआ, ये सब्जेक्टिव हुआ, तो हम पूरी ताकत लगाएंगे कि ये 2 जीरो जो है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में लाने की पूरी ताकत लगा देंगे, अगर ये सब्जेक्टिव होता है। चलो बाय द वे यहां तक आप समझ गए। अब बच्चों सभी को नजर आ रहा है, इसमें 1 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन लगा हो, आएगा धीरे धीरे, मेहनत करनी पड़ती है। चलो, तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बच्चों कॉमन है, इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ फाइनली, तो यहाँ बनेगा 1 0 B, यहाँ बनेगा 0 1 माइनस A, ये बनेगा माइनस का 2B, ये बनेगा 2A, ये बनेगा 1 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये बन के प्रिपेयर हो गया। अब आप कहोगे कि सर देखो सर आपके 2 जीरो अलग अलग हैं, कैसे कराओगे आप इसको, ये तो फंस गया आपका क्वेश्चन। अरे भैया फंस गया तो फंस गया, फंस गया तो फिर जो है कोई ना कोई तरीका निकालेंगे हम, जबरदस्ती क्या करेंगे। अगर सब्जेक्टिव, पता है हम लोग अपने टाइम में क्या करते थे, जल्दी 2 जीरो बनते नहीं थे डिफिकल्ट क्वेश्चन में किसी एक रो या किसी एक कॉलम, तो हम लोग क्या करते थे जबरदस्ती, क्योंकि हम लोग को पता तो होता ही था कि प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग जबरदस्ती क्या करते थे, 2 जीरो एडजस्ट कर देते थे कहीं ना कहीं एक रो या किसी एक कॉलम, क्योंकि चेक करने के वाले पास इतना टाइम नहीं होता था बोर्ड्स में, लोग जबरदस्ती एडजस्ट कर देते थे और लास्ट में लिखते थे प्रूफ हो गया। और बीच के स्टेप्स हम लोग के काफी सारे सही होते थे, बस आखिरी के स्टेप में थोड़ी सेटिंग कर देते थे और नंबर मिल जाते थे। लेकिन कहोगे सर अभी कैसे करें, अभी देखो, अभी के लिए देखो बनेगा जीरो, मेरे दिमाग में बन रहा है जीरो। देखो ये देखो, R3 को तुम रिप्लेस कर दो, R3 माइनस BR1 प्लस AR2, ये देखो मैंने R3 को उससे रिप्लेस कर दिया। आप करके देखो जरा कॉपी में, करो करो कॉपी में करो। ये 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2 Yes, बार sir, हो कॉमन रहा लिया है। तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बच्चों धीरे धीरे प्रैक्टिस में आता है, ये आपको जब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जब क्वेश्चंस करोगे उसमें स्पीड आ जाएगी तो आप भी सोचने लग जाओगे मेरी तरह कि ये 2 जीरो बन सकते हैं, ऐसा नहीं बनेंगे ही नहीं। हाँ अभी कभी कभार नहीं बनना है तो भैया वहां पे सेटिंग कर लेना, लेकिन MCQ क्वेश्चन है तब तो 2 जीरो बनाने के बाद जिंदाबाद, एक्सपेंड कर दो आंसर आ जाएगा। ओके तो बच्चों ये देखो ये स्टेप आएगा, ओके ठीक है भाई, चेक करो पहले, मैं भाग नहीं रहा हूँ अपना, आप लोग भी एक एक स्टेप चेक करो। एक बार सबसे ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, यही क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल कर देते हैं। ये देखो ये मैंने 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगाए हैं। कहोगे सर आप बड़ी जल्दी जल्दी जीरो और ये सब सोच ले रहे हैं, हम लोग को तो टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा यार, मेरे को
टाइम हो गया, तुम लोग पहली बार कर रहे हो तो टाइम तो ऑब्वियस सी बात है लगेगा। नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा सा। भी कर देते हैं ये लोग। बच्चों 2-3 दिन से गर्मी बहुत पड़ रही है, पढ़ाते 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 पढ़ाते। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन अब यहाँ पे फाइनल स्टेज पे था, तो ये फिनिश हो रहा फाइनली। कैसे फिनिश हुआ, इसको बस एक्सपेंड कर दो, ये फिनिश हो जाएगा। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो एक 1 + a² + b² और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 + a² + b² का होल क्यूब। ऐसे बन जाएगा। आप करके चेक करो, मेरी बात ना सुनो, आप भी अप्लाई करो। ठीक है भाई। क्यों आया? सर आपने वो 1 + a² + b² का होल स्क्वायर कॉमन लिया था। नहीं नहीं, होल स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते बेटा, इधर ध्यान दो। इसमें से देखो 1 + a² + b² C1 में अच्छा अच्छा, कॉमन 2 है। बार, हाँ यस सर यस। इसमें देखो 1 + a² b² C2 से कॉमन है, तो मैंने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज की, मैंने C1 से कॉमन लिया, यस C2 सर, से कॉमन मल्टीप्लाई लिया, हो गया। हो गया। इस तरह से हुआ सब, धीरे धीरे होता है, करना पड़ता है। यस सर, होल क्यूब आ रहा है। हम्म। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए आप लोग? ओके, क्लास इज ओवर नाउ।